सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए कहानी लाई हूँ। कहानी बहुत मज़ेदार की है। एक जोकर की कहानी। कहानी का नाम है जोकर। मेरा नाम करण है। मैं पुरवा गांव का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ी वो कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे मैं आज भी महसूस करता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने बाबा के साथ बुंदेली में काम करने जाया करता था। तब मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी। बुंदेली मेरे गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था। हम जिस रास्ते से जाया करते थे लोग उसे भूतिया रास्ता भी कहते थे और मेरे गांव से बुंदेली जाना एकमात्र वही रास्ता था। लोगों का कहना था कि बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 4 लोग थे। रमन, उसकी पत्नी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। रमन एक सर्कस में काम करता था। उस सर्कस में वो एक जोकर का रोल करता था। ये छोटा सा परिवार बहुत खुश था, पर अचानक एक दिन कुछ सरकारी कर्मचारी आकर रमन को वो घर खाली करने को कहते हैं। उन्होंने रमन से बोला कि यहाँ एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल बनेगा, तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। पर रमन अपनी जगह को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन जब रमन सर्कस से जब घर लौट रहा था तो उसने देखा उसका घर जल रहा है। साथ उस घर में उसकी पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी। वो रोता चिल्लाता रहा पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी आंखों के सामने ही उसका परिवार खत्म हो गया। रमन पूरी तरीके से टूट चुका था। जब सुबह वहाँ के राहगीरों ने देखा कि यहाँ तो सब तहस नहस हो गया है तो उन्होंने फौरन ही पुलिस को बुलाया। उस घर में सबकी बॉडी निकाल ली गई, पर रमन का तो पता ही नहीं था। बहुत जांच पड़ताल के बाद पास के है दरखत में उसका शव लटका पाया गया। कुछ दिनों बाद लोग इस घटना को भूल गए और हॉस्पिटल बनने की तैयारी शुरू हो गई। जब हॉस्पिटल बन रहा था तो वहाँ कुछ अनहोनी घटने लगी, जैसे बेवजह बारिश, आंधी तूफान और फर्श का अपने आप नीचे धंस जाना, शीशों का खुद से टूट जाना। न जाने कितनी घटनाएं होती थीं। जाने कितने लोगों ने वहाँ एक साया देखा। कुछ लोग तो कहते थे कि शाम होते ही वहाँ रमन की रूह घूमती है। बहुत से लोगों ने वहाँ काम करने से मना कर दिया और जाने कितने लोग उस साये को देखकर भाग गए। आज तक वो अस्पताल बन ही नहीं पाया, ऐसे अधूरा पड़ा है। तब से लोग मानने लगे कि वहाँ रमन की ही रूह घूमती है। मैं ठहरा जवान, मुझे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। ये भूत प्रेत में इन सब बातों को नहीं मानता था, पर मेरा परिवार इन बातों पर कुछ ज़्यादा ही यकीन करता था। उनका मानना था कि शाम के 7 बजे से पहले ही घर में आना होगा। हालांकि मैं कभी ये बात तो नहीं मानना चाहता था, पर बाबा मेरे साथ जाते थे और साथ में ही आते थे, तो कभी भी 7 बजे के बाद मैं उस जगह से निकलता ही नहीं था। काफ़ी दिल किया करता था मेरा कि एक बार उस अस्पताल में मैं जाऊं। क्या सच में वहाँ कोई आत्मा थी या फिर ऐसे ही लोग वहम पाल रहे थे?
एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो गई, तो अब जाहिर था कि मुझे काम पर अकेले जाना था। पर बाबा मुझे कहाँ अकेले जाने देने वाले थे, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे दोस्त श्याम के साथ भेजा। आज तो मैंने तय कर लिया था कि आज मैं पक्का उस अस्पताल में जाऊंगा, और वो भी 7 बजे के बाद। प्यारे दोस्तों, मैं अपने दोस्त के साथ काम के लिए निकल गया। आज तो मुझे बाबा का काम भी करना था और अपना भी। मेरा दोस्त श्याम अपना काम ख़त्म कर चुका था। शाम के 6 बज गए थे, पर मैं जानबूझकर अपना काम धीरे धीरे कर रहा था, क्योंकि आज मुझे किसी भी हालात में देखना था कि क्या सच में वहाँ कोई जोकर के लिबास में घूमता है, या फिर ये सब महज एक ढोंग है। श्याम कहने लगा, करण जल्दी कर, देख 6 बज गए हैं। मैं आज तक इतनी देर तक नहीं रुका, बल्कि 15 मिनट पहले ही निकल जाता था। आज तेरी वजह से देर होगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था तेरे साथ। मेरी वाली तो गाड़ी भी चली गई। जल्दी कर, बस अब एक ही गाड़ी है जो हमारे गांव तक जाएगी। मैं श्याम को चुप कराते हुए बोला, देख श्याम, अभी एक गाड़ी तो जाना बाकी है ना, तो क्यों खामखा परेशान हो रहा है। हम अभी थोड़ी देर में साथ में चलेंगे ना, तू तो बेवजह मुझ पर टेढ़ा हो रहा है। शांत हो जा और मुझे मेरा काम ढंग से करने दे। इतना कहकर मैं चुपचाप अपना काम करने लगा। फिर मैंने खुद से मन में बोला, तो चाहे कितनी भी जल्दी कर ले श्याम, पर आज तो हम 7 बजे के बाद ही जाएंगे। काम करते करते रात के 9 बज गए। आखिरी गाड़ी भी जा चुकी थी। श्याम को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे खा ही जाएगा। श्याम, बज गए 9, हो गया तेरा काम, मिल गई तेरी आत्मा को शांति, मिल गई तेरी आत्मा को ठंडक। अब बोल, क्या करेंगे हम लोग? तुझे पता है कि हमारे गांव में 6 बजे से पहले ही जाना होता है, पर आज तेरी कारस्तानी ने 9 बजा दिए। करण, ना कोई गाड़ी ना कोई घोड़ा। अब बोल हम कैसे जाएंगे? और गांव में सब परेशान होंगे कि हम लोग अभी तक क्यों नहीं पहुँचे। मैं बस उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने उससे बोला, सुन श्याम, अब जो होना था वो हो गया। अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम यहाँ तो रुक नहीं सकते हैं। अब बस एक ही चारा बचा है, हमको पैदल ही सफ़र तय करना होगा। तो चले अब। हाँ श्याम, पैदल? तू पागल है क्या? देख, यहाँ तो थोड़ी चहल पहल है, पर थोड़ी दूर जाते ही सुनसान बीहड़ इलाका आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो भूतिया अस्पताल। मैं नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो जा, मैं न आ रहा तेरे साथ। मैंने उसका मुंह देखा तो मुझे ज़ोर से हंसी आ गई। वो इतना डरा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने उससे बोला, देख, तू नहीं जाएगा तो मैं सुहानी को तेरी सारी बात बता दूंगा कि तू कितना डरपोक है और वो तेरे बारे में क्या सोचेंगी। ये तो तू समझ गया होगा। मैं तो चला। श्याम कहने लगा, तू कैसे जानता है सुहानी के बारे में? और मैं डरपोक नहीं हूँ। अभी चलूँगा तेरे साथ, समझा? मैं हंसता हुआ बोला, मैं बहुत पहले से ही
तेरे सुहानी के बारे में सब जानता हूँ। खैर वो सब छोड़, अब चलें प्रभु। श्याम, हम थोड़ी दूर तक तो पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई और रास्ते में चहल पहल भी थी, पर जैसे ही वो बीहड़ इलाका चालू हुआ, इतनी शांति और इतना अंधेरा जैसे कोई काला साया बिल्कुल हमारे सर पर हो। पर फिर हम भी चलते रहे। श्याम तो डर से कांप रहा था। आखिरकार अब हम उस अस्पताल तक आ चुके थे जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, वहाँ का तो माहौल ही बदल गया। अचानक तेज़ हवा और बारिश चालू हो गई। बेवजह बारिश तो यूं ही थी मानो हम दोनों को कोई उस अस्पताल में आने को बोल रहा था। और ऐसा ही हुआ। मैंने श्याम को ज़बरदस्ती उस अस्पताल में आने को बोला, पर वो डरपोक अस्पताल की छत के नीचे ही खड़ा हो गया। मुझे भी वहीं खड़ा होना पड़ा। काफ़ी तेज़ हवा और बारिश हो रही थी। उसके साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी। मुझे बस अंदर जाने का दिल कर रहा था। मैं बस कैसे भी करके अंदर जाना चाहता था, पर डरपोक श्याम मेरे हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। क्या करन अंदर जा पाया? क्या सच में वह रमन की आत्मा जोकर के लिबास में घूमती थी? ये हमको वहाँ खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक अंदर से किसी की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई शख्स बहुत दर्द में रो रहा हो। श्याम के तो हक्के बक्के उड़ गए थे। वो बार बार मुझसे बोल रहा था कि चल भाई, हम यहाँ से चलते हैं, पर मैं उसकी ना सुनते हुए अंदर जाने लगा। श्याम भी डरते डरते मेरे पीछे पीछे आने लगा। हम जैसे अस्पताल में दाखिल हुए, वैसे ही वहाँ के गेट अपने आप बंद हो गए। श्याम ने काफ़ी कोशिश की कि गेट को खोल दें, पर वो गेट खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। पर मैं उस आवाज़ की दिशा की ओर बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई। अंदर तो ऐसा लग रहा था मानो ये अधूरा अस्पताल नहीं बल्कि शमशान हो। अब मुझे वहाँ बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। श्याम मुझे मना कर रहा था, यार भाई, हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत गलत कर रहे हैं। देख, ये ठीक नहीं है। चल यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ भाई, बात मान ले। मैं उसे समझाते हुए बोला, देख भाई, अब हम अंदर आ गए हैं, दरवाज़ा भी खुल नहीं रहा, तो हमको थोड़ा आगे बढ़कर देखना चाहिए कि अब हम कहाँ से निकल सकते हैं। चल। अब थोड़ी आगे बढ़ते ही हमें एक बाहर के लिए खिड़की दिखाई दी। मैं हंसकर श्याम से बोला, ले, मिल गया रास्ता, इस खिड़की से निकल जाते हैं। मैं जैसे ही श्याम को दिखाने के लिए पीछे मुड़ा तो वहाँ श्याम नहीं था। मैंने श्याम को आवाज़ दी, श्याम, श्याम, कहाँ है तू? मजाक मत कर। अभी खुद डर रहा था, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। जल्दी बाहर निकल। बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं वाकई में डर रहा था।
कि तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से श्याम के चीखने की आवाज़ आई। मैं फौरन उल्टा सीधा ऊपर की तरफ भागा, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पर जब मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। श्याम हवा में उल्टा लटका था। मैं बहुत डर गया था। मैंने श्याम को जैसे तैसे खींचकर नीचे उतारा। श्याम होश में नहीं था। मैं उसे गोद में उठाकर नीचे लाया। छत से पानी टपक रहा था। मैंने वही पानी श्याम के चेहरे पर मारा। श्याम को होश आ गया। मैं हड़बड़ी से पूछने लगा, श्याम तू ठीक है ना? और ऊपर कैसे गया? और तू हवा में कैसे, क्या हुआ था तेरे साथ? श्याम बहुत दबी आवाज़ में बोला, भाई वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो हम दोनों को मार देगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। मैं उससे पूछा, पागल है क्या? कौन हमें मारेगा? मेरे और तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, समझा? श्याम ने मेरा हाथ झटकते हुए बोला, हमारे अलावा यहाँ पर एक और लोग भी हैं, समझा तू? हम अब नहीं बच सकते। इतना कहते ही श्याम रोने लगा। मैंने उससे फिर से पूछा, कौन है वो? श्याम, वो जोकर। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं तो पागल सा हो गया। मेरे ठीक सामने वो जोकर खड़ा था और मैं उससे थोड़ी ही दूरी पर मैं था। उसकी लाल आंखें, गंदे नाखून, एक हाथ में कुछ गुब्बारे और दूसरे हाथ में एक चाकू। वो मेरे पास आ रहा था। तभी श्याम ने मेरा हाथ पकड़ा और उस खिड़की के बाहर कूद लगा दी। बाहर की ओर गिरने से मेरे सिर पर गहरी चोट आ गई। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया। मैं वहीं पर बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। बाबा ने बताया कि तुम दोनों हमें पास की झील पर बेहोश मिले थे। मैं तो थोड़ा ठीक था, पर श्याम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस खिड़की से बाहर निकलते ही ना तो मुझे होश था, ना ही श्याम को। एक झील तक कैसे पहुँचे हमको कुछ याद नहीं था। बस याद था तो बीती हुई रात। मैं चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। श्याम तो गहरे सदमे में था। मैं अब पूरी तरह से मान चुका था कि वहाँ सच में कोई है। इस हादसे के बाद मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है कि वो जोकर अब भी मेरे पास खड़ा है। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।